नमस्कार साथियों, आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार स्वागत है। साथियों, आप यानी कि अपन भारत के भूगोल के अंतर्गत अपन ने कर लिया लगभग यानी कि पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित बात कर ली, यानी कि दक्षिण का जो भारत का पर्वतीय क्षेत्र है उससे बात कर ली। आज पढ़ेंगे अपन उत्तर भारत का विशाल मैदान। सबसे पहले देखेंगे विशाल मैदान के अंतर्गत यानी कि नदियां कौन कौन सी मैदान का निर्माण करती है और उन मैदानों से बनी हुई कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, इनकी चर्चा अपन इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो देखते हैं साथियों, सबसे पहले आता है अपना उत्तरी भारत का विशाल मैदान। यानी कि सबसे पहले उत्तरी भारत का विशाल मैदान का निर्माण यानी कि नदियों द्वारा, किसके द्वारा? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से किनका निर्माण हुआ है? इस मैदानी भाग का। यानी कि इस मैदानी भाग का निर्माण किससे हुआ है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से किसका निर्माण हुआ है? उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसका। अब इस उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत इसका सबसे पहले देखेंगे विस्तार। यानी कि भारत के अंतर्गत इसका विस्तार कहां से कहां तक है? यानी कि भारत का जो पूर्वी भाग है, यानी कि पूर्वी भाग के अंतर्गत यानी कि पश्चिमी भाग में सिंधु नदी से, यानी कि पश्चिमी भाग से पश्चिम में सिंधु नदी से, किस नदी से? सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि इसका विस्तार जो उत्तरी भारत का विशाल मैदान है इसका विस्तार यानी कि पश्चिम में तो नदी कौन सी है? सिंधु नदी। और पूर्व में कौन सी नदी है? यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि अरुणाचल प्रदेश तक इस भारत के विशाल मैदान का क्या है? विस्तार। जहां पर पश्चिम में कौन सी नदी आती है? सिंधु, जबकि पूर्व में कौन सी आती है? ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पर क्या है? इसका विस्तार। फिर आता है इसकी लंबाई, यानी कि इस मैदान की लंबाई कितनी है? सबसे पहले यानी कि लंबाई है 3200 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? यानी कि जो उत्तरी भारत का विशाल मैदान है उसकी लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर। जबकि इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है साथियों 150 से 300 किलोमीटर तक। यानी कि इस उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है उसकी चौड़ाई 150 से 300 वर्ग किलोमीटर तक, जबकि इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर से, यानी कि 50 से 150 मीटर तक क्या है इसकी ऊंचाई? किसकी? इस उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है उसका। अभी इस उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण किससे हुआ है? यानी कि मृदा कौन सी थी? जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा के द्वारा। यानी कि जलोढ़ मृदा, इसी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? एल्फी सोल्स। यानी कि क्या कहा जाता है? एल्फी सोल्स मृदा के द्वारा यानी कि क्या होता है इसका निर्माण? मृदा से क्या होता है इसका निर्माण? किसका निर्माण? यानी कि जो उत्तर का विशाल मैदान है। अब आता है मैदान से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां, यानी कि मैदान के अंतर्गत कौन कौन सी शब्दावलियां हैं उनकी चर्चा करेंगे अपन। यानी कि यहां तक समझ में आया नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से निर्माण, जिन मैदानों का निर्माण हुआ है, जिसमें आता है यानी कि इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी तक। इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर, चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर तक, जबकि ऊंचाई 50 से 150 किलोमीटर तक क्या है इसकी ऊंचाई। जबकि यहाँ पर मृदा कौन सी पाई जाती है? जलोढ़, यानी कि एल्पी सोल्स मृदा से क्या होता है इसका निर्माण। अब आता है मैदान से संबंधित शब्दावली। क्या है? मैदान से संबंधित शब्दावली, यानी कि मैदान से संबंधित शब्दावली, यानी कि सबसे पहला आता है इसके अंतर्गत बांगर। यानी कि बांगर क्या है? जहां बांगर एक होता है बांगर और एक होता है खादर। बांगर एक क्या है? बांगर और एक है खादर। एग्जामिनर की इन दो शब्दों पर क्या रहती है? नजर रहती है। बांगर किसको कहा जाता है और खादर किसको कहा जाता है? देखिए साथियों, मैदान से संबंधित शब्दावली। अब सबसे पहले आता है बांगर। अब बांगर क्या है? यानी कि बांगर जहां पर एक बार नदी आने के बाद दोबारा नदी नहीं आती, यानी कि बांगर क्या है?
एक बार, कितनी बार, एक बार नदी आने के बाद, एक बार नदी आने के बाद दोबारा नदी नहीं आती। यानी कि बांगर का अर्थ क्या है, एक बार नदी आने के बाद दोबारा नदी नहीं आती। यानी कि यहाँ पर नदी कितनी बार आएगी, एक बार। इसलिए यहाँ पर मृदा किस प्रकार की, यानी कि बांगर मृदा पाई जाएगी, यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। कैसी मृदा पाई जाएगी, पुरानी जलोढ़ मृदा। यानी कि यहाँ पर मृदा किस प्रकार की, पुरानी जलोढ़ मृदा। कैसी है, पुरानी जलोढ़ मृदा। यानी कि बांगर का अर्थ समझ गए आप, यानी कि एक बार नदी आने के बाद में दोबारा नदी नहीं आती, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, यानी कि बांगर। और यहाँ पर एक बार यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा है, पुरानी जलोढ़ मृदा। और इस स्थान पर यानी कि ऊंचे होने के कारण, यह स्थान ऊंचे होने के कारण बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। किसका पानी, बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। यानी कि क्या है, बांगर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचे होने के कारण, यानी कि इसका जो लेवल है वह कुछ ऊंचा होता है, इसलिए यहाँ पर यानी कि बाढ़ का पानी नहीं आता। और कुछ समय में यहाँ पर एक बार नदी आई, उसके बाद में यानी कि लाइफ में कभी भी नदी नहीं आई, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बांगर। अभी इस बांगर से संबंधित दो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, जिसमें क्या है, यानी कि ये तो लिख दिया अपने बांगर। अब एक आता है इसके अंतर्गत रेह। क्या है, रेह क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आता है, एक तो आता है रेह। ये रेह क्या है, यानी कि सिंचाई का पानी। किसका पानी, सिंचाई का पानी। सिंचाई का पानी आसानी से उपलब्ध, सिंचाई का पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यानी कि रेह किसको कहा जाता है, जहां पर सिंचाई का पानी आसानी से पहुंच जाता है। और एक आता है बूढ़। एक क्या है, बूढ़। यानी कि यहां पर सिंचाई का पानी आसानी से नहीं पहुंच पाता। सिंचाई का पानी आसानी से नहीं पहुंच पाता। बूढ़ क्या है, यानी कि यहाँ पर सिंचाई का पानी आसानी से नहीं पहुंच पाता, जबकि रेह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिंचाई का पानी आसानी से पहुंच जाता है। ये भी किसके भाग है, यानी कि बांगर के ही क्या है, महत्वपूर्ण शब्दावलियां, जो जिनमें से एक आती है रेह, एक कौन सी है, बूढ़। अगला आता है खोल। अगला क्या है, यानी कि खोल। एक शब्दावली क्या है, खोल। खोल क्या है, यानी कि बांगर, जो बांगर मिट्टी होती है, बांगर की मिट्टी का ढलान। खोल क्या है, बांगर की मिट्टी का ढलान। यानी कि बांगर की मिट्टी का ढलान क्या कहलाता है, खोल कहलाता है। क्या कहलाता है, खोल। खोल क्या है, बांगर की मिट्टी का ढलान क्या कहलाता है, खोल। जबकि रेह क्या है, सिंचाई का पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार अब अपन ने बांगर की बात कर ली। अगला आएगा अपना यानी कि खादर। अगला क्या है, खादर। बांगर हो गया एक, अब आएगा खादर। दूसरी शब्दावली क्या है अपनी, खादर। खादर क्या है, यानी कि नदियां प्रतिवर्ष प्रवाहित, नदियां प्रतिवर्ष प्रवाहित होती हैं। इस खादर क्षेत्र में नदियां क्या है, यानी कि प्रतिवर्ष क्या होंगी, प्रवाहित होंगी। और यहाँ पर मृदा कैसी रहेगी, नवीन जलोढ़ मृदा। कैसी रहेगी, नवीन जलोढ़ मृदा। मृदा कैसी है, यहाँ पर नवीन जलोढ़ मृदा है। नदियां प्रतिवर्ष प्रवाहित होती हैं और यहाँ पर सर्वाधिक उपजाऊ मृदा। मृदा कैसी रहती है, सर्वाधिक उपजाऊ। मृदा कैसी है, सर्वाधिक उपजाऊ क्या पाई जाती है, यहाँ पर मृदा पाई जाती है। और साथियों यहाँ पर चिक्का मिट्टी की प्रधानता, यानी कि मिट्टी कैसी है, चिक्का मिट्टी। चिक्का मिट्टी की क्या है यहाँ पर प्रधानता।
यानी मिट्टी कैसी पाएगी भाई, जलोढ़ मृदा है तो जलोढ़ मृदा के अंतर्गत मिट्टी कैसी है, चिक्का है, प्रतिवर्ष नदियां प्रवाहित होती है, नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, उपजाऊ भूमि होती है और चिक्का मिट्टी की प्रधानता होती है। और ऐसे भाग को यानी कि ऐसी शब्दावली कौन सी कहलाती है, खादर। यहाँ पर पानी यानी कि नदियां प्रतिवर्ष आती है, यानी कि सिंचाई का पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, नदियां हर वर्ष आती हैं, यानी कि नया नया पानी आता है, इसलिए मिट्टी भी कैसी रहेगी, नवीन, यानी कि मिट्टी भी कैसी रहेगी, नवीन मिट्टी। एक आता है भाबर, भाबर तीसरी शब्दावली क्या है, भाबर। अब देखते हैं साथियों, यानी कि भाबर क्या है, भाबर है शिवालिक के गिरिपद वाला क्षेत्र, यानी कि हिमालय, हिमालय के गिरिपद, गिरिपद वाला क्षेत्र, यानी कि हिमालय का जो गिरिपद वाला क्षेत्र है, जो हिमालय पर्वतमाला है उसका जो गिरी यानी गिरी होता है, पर्वत पद यानी उसके पैर, यानी कि हिमालय का जो उसका धरातल से संबंधित जो भाग है उसको क्या कहते हैं, भाबर। अब इस भाबर के अंतर्गत नदियां, यानी कि इस भाबर के अंतर्गत नदियां किस में बहती हैं, कंकड़ पत्थर, यानी कि नदियां कहां पर बहती हैं, कंकड़ पत्थर में क्या बहती हैं, नदियां। नदियां कैसे बहती हैं, यानी कि जो भाबर क्षेत्र है उसमें नदियां कंकड़ पत्थर में बहती हैं और शिवालिक का इसको जलोढ़ पंख कहा जाता है। इस भाबर को शिवालिक का यानी किसका, शिवालिक का क्या कहा जाता है, जलोढ़ पंख, यानी कि शिवालिक का जलोढ़ पंख किसको कहा जाता है, पंख कहा जाता है, किसको, इस भाबर को क्या कहा जाता है, शिवालिक का जलोढ़ पंख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कि यानी कि शिवालिक का जलोढ़ पंख किसको कहा जाता है, इस भाबर को। और भाबर क्या है, हिमालय के जो गिरिपद वाला क्षेत्र है उसको भाबर कहा जाता है, इसमें नदियां कंकड़ पत्थर या रेत में बहती हैं और इसको क्या कहा जाता है, शिवालिक का जलोढ़ पंख। चलो अब एक होता है तराई, यानी कि चौथा चौथा क्या है, तराई। तराई क्या है, यानी कि तराई क्षेत्र, यानी कि भाबर से, यानी कि भाबर से जो नदियां निकलकर जिस भाग में बहती हैं उसको क्या कहा जाता है, तराई। क्या कहा जाता है, तराई, यानी कि भाबर के दक्षिण में, भाबर, भाबर के दक्षिण भाग, यानी कि नदियां कौन कहां बहेंगी, यानी कि भाबर के दक्षिण क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं उसको तराई कहा जाता है। और यानी कि भाबर से निकलकर, कहां से निकलकर, भाबर से नदियां निकलकर यहां बहती हैं, यह बहती है और यहां पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है, दलदलीय भाग, क्या पाया जाता है, सर्वाधिक दलदलीय भाग कहां पर पाया जाता है, इस तराई क्षेत्र में। चलो एक बार दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले आता है बांगर। बांगर क्या है, यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा, नदियां, यानी कि बाढ़ का पानी एक बार आया फिर दोबारा कभी नहीं आया, ऐसा क्षेत्र भाबर कहलाता है। एक आता है खादर, यानी कि नदियां यहाँ पर प्रतिवर्ष बहती हैं, नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा पाई जाती है, चिक्का मिट्टी की प्रधानता होती है। एक आता है भाबर, हिमालय के जो गिरिपद वाला क्षेत्र है उसको भाबर कहते हैं। इस भाबर क्षेत्र में नदियां यानी कि कंकड़ पत्थर और रेत में बहती है और इसको शिवालय का क्या कहा जाता है, जलोढ़ पंख। फिर इसके बाद में आती है तराई, यानी कि भाबर के बाद में जो नदियां जाएंगी वो कहां जाएंगी, यानी कि भाबर के दक्षिण क्षेत्र में। और तराई कहां पर है, भाबर के दक्षिण क्षेत्र में। और ये भाबर की जो नदियां निकल कर आई हैं वो किस भाग में बहती हैं, इस तराई भाग में। और यहाँ पर सर्वाधिक कैसी मृदा पाई जाती है, यानी कि दलदलीय भाग होता है। कैसा भाग है ये, दलदलीय। अब आगे देखते हैं, यानी कि इस तराई को भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। तराई यानी कि तराई क्या आता है इधर, तराई, तराई इसको कितने भागों में बांटा गया, 3। एक आता है टीले, यानी कि तराई में पहला क्या है, टीले, टीले आ गया। टीले के बाद में तल्ली, दूसरा क्या है, तल्ली। एक होता है टाट, यानी कि ये शब्दावलियां है, पूछता है एग्जाम के अंतर्गत। नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मिट्टी, यानी कि टीले क्या है, नदियों द्वारा निर्मित
जलोढ़ मिट्टी। टीले क्या है? नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मिट्टी। एक आती है नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मिट्टी का ऊंचा स्थान। जलोढ़ मिट्टी का ऊंचा स्थान क्या कहलाता है? टीले। यानी कि टीले किसको कहा जाता है? नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मिट्टी का जो ऊंचा स्थान है उसको क्या कहा जाता है? टीले। एक आता है तल्ली। तल्ली क्या है? यानी कि तल्ली नदियों द्वारा निर्मित नीचा स्थान। तल्ली क्या कहा जाता है? नदियों द्वारा। किसके द्वारा? नदियों द्वारा निर्मित, नदियों द्वारा निर्मित नीचा स्थान। कैसा स्थान है? नीचा स्थान क्या कहलाता है? तल्ली। टीले हो गया ऊंचा स्थान, तल्ली हो गया नीचे स्थान। और एक आता है टाट। टाट क्या है? वर्षाकालीन, यानी कि वर्षाकालीन अस्थायी झीलें। क्या? अस्थायी झीलें। यानी कि वर्षाकालीन अस्थायी झीलें क्या कहलाती हैं? टाट। यानी कि वर्षा हो गई, वर्षा का पानी एक नदी विशेष के अंतर्गत जा रहा है, लेकिन किसी नदी विशेष में पानी नहीं माकर किसी अन्य झील का निर्माण कर लेता है, उसको क्या कहा जाता है? टाट। टाट क्या है? यानी कि वर्षाकालीन अस्थायी झील। अस्थायी का अर्थ यानी कि वो झीलें स्थायी नहीं है, और ये इस झील का निर्माण कब होता है? वर्षा काल में, जिनको क्या कहा जाता है? टाट। समझ में आया यहां तक? एक आता है डेल्टा। एक क्या है? डेल्टा। डेल्टा क्या है? यानी कि सबसे पहले डेल्टा किसको कहा जाता है? नदियों का समूह में गिरने से पूर्व कई धाराओं में विभक्त होना। यानी कि डेल्टा क्या है? नदियों का समूह में गिरने से पूर्व, नदियों का समूह में गिरने से पूर्व कई धाराओं में, क्या? कई धाराओं में विभक्त होना। कई धाराओं में विभक्त होना क्या कहलाता है? डेल्टा। यानी कि नदियों का समूह में, यानी कि नदी जब कोई बार बार अलग अलग नदी आ रही है, जैसे एक नदी में जाना हो और उसमें गिरने से पूर्व कई धाराओं में, कई बार धारा इधर जा रही है, कई इधर जा रही है, कई धाराओं में विभक्त होना क्या कहलाता है? डेल्टा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक आता है बेट। एक क्या है? बेट। बेट किसको कहा जाता है? साथियों, बेट यानी कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। क्या? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र क्या कहलाता है? बेट। यानी कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र क्या कहलाता है? बेट कहलाता है। एक आता है धोरांश। यानी कि एक क्या है? धोरांश। धोरांश किसको कहा जाता है? नदियों का पुराना मार्ग। नदियों का पुराना मार्ग। नदियों का पुराना मार्ग क्या कहलाता है? धोरांश कहलाता है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा, जिसके अंतर्गत अपन ने उत्तरी भारत का विशाल मैदान पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत यानी कि इसकी महत्वपूर्ण शब्दावलियों की अपन ने यहां तक चर्चा कर ली। बाकी का जो अपना अगला जो सेशन रहेगा वो अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।